गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का जो टॉपिक था सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, पिछले वीडियो में हमने अणुसूत्री विभाजन की शुरुआती जो अवस्थाएं हैं उनको हमने देखा था। हमने देखा कि जो अणुसूत्री विभाजन है वो जनन के समय होने वाला विशेष विभाजन है। इस विभाजन में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो जाती है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। जिसमें हमने देखा कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज जो फर्स्ट है, उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर किस प्रकार से जो शिफ्टिंग है ना, गुणसूत्रों की हो जाती है। इसमें हमने देखा कि सहलग्न जो होते हैं, अटैचमेंट होना, सिनेप्सिस। फिर हमने देखा कि जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। इसी दौरान जब इनका शिफ्टिंग होना कंप्लीट हो जाता है तो कायस्मेटा। और फाइनली हमने देखा कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था इसमें आ जाती है। कंप्लीट जो प्रोफेज फर्स्ट है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रोफेज जो फर्स्ट है वो आपकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये जो सब फेजेस हैं, इन सब फेजेस में ये कंप्लीट हो जाती है। जितने भी एक्सचेंज होना होता है ना, वो सारा इस प्रोफेज फर्स्ट में हो जाता है। और अब इस अवस्था में आपके वही जो सामान्य अब आपने पढ़ा हुआ है, अब आपने जो समसूत्री विभाजन जो पढ़ा हुआ है, वो समसूत्री विभाजन की एग्जैक्ट जो प्रक्रिया है लगभग यही हो जाती है। अब देखिए ना, मतलब हर एक जो चीज है वो आपके लिए नहीं है। अब प्रोफेज में हमने पढ़ा हुआ है क्या चीज कि एक तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, यानी कि डिसअपेयर हो जाती है। कौन? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कोशिका द्रव में तैरने लग जाते हैं, यानी कोशिका द्रव में आ जाते हैं। क्लियर? और इसी समय अपने को पता है कि जो तारक काय है ना, तारक जो काय है, ये तारक काय आपके किस में बदल जाता है? तारक केंद्रकों में। तारक केंद्र किसमें बदल जाता है? तारक केंद्र के, यानी कि सेंट्रियोल्स में। क्लियर? तो देखिए, ये जो कंप्लीट जो अवस्थाएं हैं वो कंप्लीट अवस्था किसमें कंप्लीट हो जाती है? सारी की सारी ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट में हो जाती है। अब प्रोफेज फर्स्ट से जब मेटाफेज फर्स्ट में जब आते हैं तो यहां वही कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है, शिफ्टिंग होने के बाद में देखिए, आप गौर कीजिए कि यहां देखिए पूरा कलर रेड है, बट यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है। ये क्या चीज है? इधर देखिए, इधर भी चेंजिंग है ना। इसी तरीके से इसके पीछे वाले क्रोमोसोम में चेंजिंग है और इसमें ये चेंजिंग है। तो ये बेटा क्या है? ये जब पैकाइटीन अवस्था आई थी, है ना, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जो शिफ्टिंग होनी थी गुणसूत्रों की, वो शिफ्टिंग होने के बाद में एक नया कॉम्बिनेशन बना है, एक नया वेरिएशन आ गया, है ना। तो वो यहां जितना होना था वो हो चुका होता है। और फाइनली क्या है, इस तरीके से अपने को उसको देखने को मिलता है। जितने भी जो गुणसूत्र हैं, ये जितने भी गुणसूत्र हैं, देखिए सुविधा के लिए हमें 2 बताए जाते हैं, 2 या 3, लेकिन हर एक जीव में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे आलू में 48 होती है, मनुष्य में आपकी 46 होती है ना। तो सारों का एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम 1 या 2 को लेकर के आगे बात करते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट, ये तो कौन सी अवस्था है? प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में ये एक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद में आता है अपने मेटाफेज फर्स्ट। क्या आता है? मेटाफेज। तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो गुणसूत्र हैं धीरे धीरे एक लाइन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक लाइन में, यानी कि एक रेखा में, एक रेखा कह दीजिए, एक पंक्ति कह दीजिए, एक पंक्ति में आ जाते हैं। क्लियर? एक रेखा या एक पंक्ति में, एक लाइन में लग जाते हैं।
और इसी समय जो तारक केंद्र है ना, तारक, इसी के अंदर जो तारक केंद्र है, तारक केंद्र, ये क्या करते हैं, तरकु तंतुओं का यानी कि स्पिंडल फाइबर का, किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इधर देखिए इस तरीके से, यहां से क्या है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। क्लियर? तो ये जो तरकु तंतु जो है इनका भी निर्माण हो जाता है। तो तारक केंद्र क्या बनाते हैं, तरकु तंतुओं का यानी कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये तरकु तंतु जो है किसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं, गौर कीजिए इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं आपके गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। बात समझ आई क्या? रिपीट कर रहा हूं, इस अवस्था में गुणसूत्र एक लाइन में लग जाते हैं, तरकु तंतु जो है उनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और ये अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लो गुणसूत्र है, उसके बीच के भाग से इसको अटैचमेंट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। तो वो आपके सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र जो बिंदु है उससे इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये यहां इसकी मूलभूत एक्टिविटी होती है। उसके बाद में बात करें प्रोफेज, मेटाफेज, फिर होता है अपने एनाफेज, है ना। एनाफेज के अंदर आप गौर करें, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम्स है ना, ये दोनों क्रोमोसोम है, तो एक तरकु तंतु यहां से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से, है ना। तो दोनों को फिर खींचा जाता है ऐसे यूं, तो आधे गुणसूत्र जो टुकड़ा है वो ऊपर चला जाता है और आधा नीचे ले जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो एक जो था ना, ये आधा इसका पार्ट नीचे रह गया और आधा पार्ट इसका ऊपर की तरफ ले जाता है। यानी कि जो एनाफेज फर्स्ट है इसमें गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम्स है ना, तो गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर या ध्रुवों की ओर गति करते हैं। क्लियर? इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो धीरे धीरे अपने ध्रुवों की ओर चल जाते हैं, है ना। तो देखिए ये मान लो उत्तरी ध्रुव है तो ये इधर आ गया और ये आपके नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें टीलोफेज यानी कि टीलोफेज फर्स्ट। देखिए टीलोफेज को हमने बात की हुई है बड़े अच्छे से कि टीलोफेज के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, वो प्रोफेज के जस्ट विपरीत होती है। तो हमें इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ, गौर कीजिए, प्रोफेज में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, उसका उल्टा काम यहां होता है। यानी कि केंद्रक झिल्ली, है ना, तो धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली, कॉमा, फिर क्या, अभी केंद्रिका और तारकाय। अब देखिए तारक केंद्रक में टूटा था यानी कि सेंट्रियोल में टूटा था, तो वो यहां धीरे धीरे अपने वापस प्रिमिटिव फॉर्म में आना स्टार्ट कर जाता है। तो देखिए धीरे धीरे केंद्रक और केंद्रिका बनने लगती है, धीरे धीरे जो केंद्रक और केंद्रिका है बनने लगते हैं। क्लियर? तो प्रोफेज में जो एक्टिविटी हुई थी, है ना, प्रोफेज में जो प्रक्रियाएं हुई, केंद्रक झिल्ली का हट जाना, केंद्रिका का लुप्त हो जाना, है ना, और तारकाय का तारक केंद्र में बदल जाना, तो वो उल्टी प्रक्रिया यहां होती है, विपरीत। क्या चीज? देखिए धीरे धीरे क्या है, केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है, केंद्रिका भी धीरे धीरे विजिबल होने लग जाती है यहां आते आते। ठीक है, और तारक केंद्र जो है वो एक साइड चले जाते हैं। इन दोनों में क्या है, तारक केंद्र अपने अपने ओर के, है ना, तो तारक केंद्र जो है, तारक केंद्र एक और सेट हो जाते हैं,
क्लियर? अब देखिए, अब ये जो कोशिका चली आ रही थी ना, तो एक जो कोशिका थी इसकी जो हमने यहां बात की, ये इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं बन गई, है ना। बट यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका सेपरेशन ना होता है, सेपरेशन नहीं होता, सेपरेट यानी कि अलग अलग प्रॉपरली नहीं होती। शॉर्ट टाइम के अंदर इंटरमीडिएट जो स्टेज है, अंतरावस्था, वो ना होकर के अब इसके अंदर सीधा स्टार्ट हो जाती है आपकी मियोसिस सेकंड। कौन सी अवस्था आ जाती है? मियोसिस सेकंड। देखिए इधर, अब देखिए यहां से बात करूं तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की थी कि प्रोफेज, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो इससे कितनी कोशिकाएं बनी, है ना। अभी जैसे हमने जो देखा था कि इससे आपके ये 2 कोशिकाएं बन जाती है ना। तो देन अब इन दोनों के अंदर गौर कीजिए, तो गुणसूत्र जो है ना, अभी हमने बात की थी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गौर कीजिए, अब ये जो प्रोफेज में जो कोशिकाएं आई है, ये कोशिका और ये कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आपके आधी। यानी कि ये भी हैप्लॉइड सेल है और ये भी एक हैप्लॉइड सेल है। क्लियर? तो जो दोनों जो हैप्लॉइड सेल है ना, तो दोनों में अब आगे की एक्टिविटी समान होती है, दोनों में एक जैसा काम होता है। क्या होगा कि ये जो कोशिका है ना, अगुणित, ये एक जो अगुणित कोशिका है वो 2 अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है। एक जो अगुणित कोशिका है ये 2 अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है। तो देखिए यहां मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये मान लीजिए एक कोशिका थी, है ना, ये एक कोशिका थी, ये इसका केंद्रक और ये इसके गुणसूत्र जाल, ये इसकी केंद्रिका, ठीक है, और ये बाकी जितने भी इसके अंग या जीव द्रव्य वगैरह है। तो ये टूटी और टूट करके इस तरीके से 2 कोशिकाओं में बदल गई। कितनी कोशिकाओं में बदल गई? 2 कोशिकाओं में। ये जो स्टेप था, ये सारा का सारा स्टेप क्या था? आपके मियोसिस फर्स्ट। क्या था? मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से 2 अगुणित कोशिकाएं बनी, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो ध्यान रखना, इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, आधी हो जाती है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था कि भी सारी उप अवस्थाएं होती है ना। उप अवस्थाओं के बाद में इनमें कौन कौन सी उप अवस्थाएं थी? इनके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये कंप्लीट एक्टिविटी आपके मियोसिस फर्स्ट में होती है। क्लियर? तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में अब जो आता है नेक्स्ट जो स्टेप, वो आपकी है मियोसिस सेकंड। यानी कि ये यहां से लगा करके ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट जो है ये आपकी कहलाता है मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो यहां आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि जो आपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा हुआ है, जो एक्टिविटी समसूत्री विभाजन में होती है सामान्यतः, तो वो हुबहू यहां होती है। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है वो समसूत्री के समान है ना, समसूत्री विभाजन के समान, समसूत्री विभाजन के समान होती है, समान होती है। ये और आप दिमाग में रख लो ताकि आपको इसको भी रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपने पहले वो चीजें पढ़ी भी है, एकदम अच्छे से समझा हुआ है कि समसूत्री विभाजन में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो जो समसूत्री विभाजन में जो एक्टिविटी होती है सेम हुबहू आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर आपके होती है। वो भी कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब देखिए, अब एक बार के लिए आप भूल जाएं कि ये मियोसिस है या मियोसिस सेकंड है, इसको एक बार आप भूल जाए। अब आप दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। तो एक माइटोटिक जो सेल डिवीजन है उसमें क्या होता था, हम किसी एक को लेकर बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये, तो माइटोटिक के अंदर कौन सा अभी? प्रोफेज। तो प्रोफेज में हमने बात की हुई है क्या चीज कि गुणसूत्र वही धीरे धीरे अलग दिखने लग जाते हैं, केंद्र झिल्ली, केंद्रिका गायब,
तो वो एक्टिविटी देखो यहां होती है। तर्कतंतु का निर्माण वो हो गया। मेटाफेज के अंदर हमने बात की हुई है कि मेटाफेजिक प्लेट क्या बनती है, मेटाफेजिक प्लेट तो मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है। सेम वही एक्टिविटी है जो हमने समसूत्र विभाजन में पढ़ा हुआ है, यानी कि मेयोसिस सेकेंड सिमिलर टू माइटोटिक डिवीजन, क्लियर। तो कोई भी चीज अलग इसमें नहीं है। तो देखिए प्रोफेज जो फर्स्ट सेकंड है, ये कौन सी फेज चल रही है अभी, ये अपनी चल रही है प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में सब वही एक्टिविटी होती है जो हमने समसूत्र विभाजन में पढ़ा हुआ है, यानी कि गुणसूत्र का वापस से दिखने लग जाना, है ना। और मेटाफेज के अंदर ये कौन सी फेज है, ये आपके मेटाफेज सेकंड, जिसमें आपके गुणसूत्र जो हैं वो एक लाइन में, एक सीक्वेंस में लग जाते हैं। और सेम का सेम प्रोग्राम यहां होता है, दोनों के अंदर सेम एक्टिविटी होती है ना। तो ये कोई एक कोशिका थी जो द्विगुणित थी, गुणसूत्रों की संख्या मान लो 46 थी, है ना। इस तरीके से टूट करके इधर आई, अगुणित बनी, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसमें 23 और इसमें भी 23, क्लियर। जब ये यहां से इधर आई, यानी कि मेटाफेज सेकंड में आई, वही मेटाफेजिक प्लेट बनी। मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद में फिर कौन सी अवस्था आती है, अपने एनाफेज सेकंड। ये कौन सी है, अपने एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में हमने बात की हुई है कि गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव में, अपने अपने पोल में चले जाते हैं। ये काम इधर भी होता है और सेम का सेम काम इसमें भी होता है, क्लियर। एंड देन फाइनली क्या है, टेलोफेज सेकंड। और टेलोफेज पे हमने बड़े अच्छे से बात की हुई है, क्या कि ये प्रोफेज के जस्ट उल्टी होती है। अर्थात इसके अंदर अब गौर कीजिए, देखिए अब ये जो एक कोशिका थी, इसे देखिए ये आपके बन गई इससे एक अन्य कोशिका, इसी तरीके से इसके अंदर ये बन गई आपके दूसरी कोशिका, ऐसे सेम वही। ये तो एक कोशिका थी, इससे एक कोशिका यहां बन जाती है और एक कोशिका आपके इधर बन जाती है। कुल मिलाकर के जो ये एक कोशिका थी, उस एक कोशिका से इन दो स्टेप से, पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है आपके मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा स्टेप कौन सा है, मियोसिस सेकंड। इन दोनों स्टेप्स के बाद में कुल मिलाकर के जो कोशिकाएं हैं वो कितनी कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं। कितनी बनती है भाई, 1 से 4 पुत्री कोशिकाएं। और इन्हीं 4 पुत्री कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं युग्मक या गैमीट या फिर अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल, क्लियर। तो ये कंप्लीट जो व्यू है वो ये है कि भाई एक अर्धसूत्री विभाजन में एक सिंगल जो कोशिका है वो आपके 1 से 4 कोशिकाओं में बदल जाती है, क्लियर। तो यहां गौर कीजिए, यहां से जब ये बन जाती है तो यहां कौन सा स्टेप आता है, यहां आता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है। तो कोशिका द्रव विभाजन को भी हमने बड़े अच्छे से किया हुआ है। कोशिका द्रव विभाजन हमने बात की हुई है कि जो पादप और जंतु है दोनों में अलग अलग तरीके से, अगर पादप कोशिका है तो इसमें बनेगी प्लेट निर्माण, प्लेट विधि है ना। इसमें क्या बनते हैं, आपके प्लेट फॉर्मेशन बन जाती है, एक बीच में मिडल लेमिला बन जाती है ना। और जंतु की कोशिका है तो उसमें होता है विदलन विधि। ये किसके प्रकार है, ये आपके प्रकार है कोशिका द्रव विभाजन। ये दोनों किसके प्रकार है, कोशिका द्रव्य विभाजन, क्लियर। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो आपके 2 प्रकार से, पादप है तो प्लेट फॉर्मेशन विधि द्वारा जो हमने बात की हुई है पिछले वीडियो में, और विदलन यानी कि क्लीवेज के द्वारा जो होती है आपके जंतु कोशिका में। ये किसमें होता है, ये होता है आपके जंतु कोशिका में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि मियोसिस जो सेकंड है, मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय है, उसमें किस प्रकार से जो अगुणित जो कोशिकाएं हैं वो आगे
कंप्लीट कोशिकाओं का निर्माण कैसे करती है। अब इधर देखिए, ये अगुणित कोशिका थी, तो इनसे जो पुत्री कोशिका बनी है ये भी आपके अगुणित, हैप्लॉइड 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 और हैप्लॉइड। इट मींस जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र सब में कितने आ जाते हैं, इसमें देखिए 46 है, तो इन सब में आधे आधे गुणसूत्र, यानी कि इसके अंदर भी 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23, यानी कि 23। फाइनली बात करें, एक डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के दोनों स्टेप के बाद में, है ना, दोनों स्टेप के बाद में, या शॉर्ट में बात करें कि एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कुछ इस तरीके से कितनी कोशिकाएं बनाती है, 4 पुत्री कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं, पुत्री कोशिकाएं। ये 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इन्हीं चारों कोशिकाओं को कहते हैं युग्मक या गैमेट या अगुणित कोशिकाएं, जो कि आगे जनन में भाग लेती है और जनन के द्वारा वापस से जब ये मिल जाते हैं शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि नर और मादा जब युग्मक वापस से मिल जाते हैं तो पुनः याद रखिएगा, पुनः क्या बन जाते हैं, पुनः इसमें द्विगुणित अवस्था आ जाती है। इस प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन है वो गुणसूत्रों की संख्या का नियमन करता है। इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या करता है, ये गुणसूत्र की जो संख्या है ना, गुणसूत्र या गुणसूत्रों की संख्या का नियमन या रेगुलेशन, है ना, या कंट्रोल, कुछ भी कह सकते हो, तो गुणसूत्रों की संख्या का नियमन करता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या का नियमन या उसकी संख्या का बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना। कारण कि दोनों जब भी आधे आधे हो जाते हैं तो हमें पता है कि शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि मनुष्य का उदाहरण लें तो शुक्राणु और अंडाणु जब ये आपस में मिलते हैं तो इधर देखिए ये अगुणित और ये भी अगुणित, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है और वो कोशिका वापस से क्या होती है, द्विगुणित, वापस से क्या होती है, द्विगुणित। इट मींस जो जीन पूल है ना, जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो इस तरीके से आपके मेंटेन की जाती है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, अब आज जो हमने अर्धसूत्री विभाजन है ना इसको पूरा कंप्लीटली देखा है। तो कंप्लीटली अगर हम बात करें तो जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, है ना। तो अब उनको हम दोबारा से एक बार देख रहे हैं कि जो कोशिका विभाजन है वो 2 प्रकार से, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा है आपके अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। इसको कहते हैं आपके माइटोटिक। क्लियर? तो आज हम इनको और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं अंतर के रूप में। देखिए समसूत्री विभाजन को हमने बड़े अच्छे से देखा हुआ है और अर्धसूत्री विभाजन को भी हमने बड़े अच्छे से बात की हुई है। तो इनमें मुख्य क्या क्या अंतर है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें कि जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री जो विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में जीवन पर्यंत ना, जीवन भर या जीवन पर्यंत होता रहता है। क्लियर? तो जो काय कोशिका है, ध्यान रखना, काय कोशिका को सोमेटिक सेल भी कहते हैं, है ना। तो ये वो विभाजन है जो हमारे अंदर जीवन भर चलता रहता है। जबकि इसकी अगर मैं बात करूं, किसका भी, अर्धसूत्री विभाजन, तो यह विभाजन केवल जनन के समय होता है। कब होता है? यह केवल जनन के समय होता है।
ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, बस एक दिमाग में रखना। ये जीवन पर्यंत हमारे जो भी काय कोशिका है, यानी कि जो सोमेटिक सेल है, होल लाइफ जो सेल डिवीजन होता है वो आपके माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन। लेकिन ये जो विभाजन है केवल और केवल जो जनन का जब समय आता है, जनन के समय में ये विभाजन होता है। फिर आगे बात करें कि ये जो विभाजन है ना, इस विभाजन में एक मात्र कोशिका है, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है। क्या होता है? एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें देखें कि एक मात्र कोशिका से, है ना, एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। ये दूसरा अंतर हो गया, है ना। अब 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंटल और मदर सेल। क्लियर? 10 आगे बात करें। पढ़ क्या रहे बेटा? समसूत्री विभाजन। तो देखिए इस विभाजन में मात्र कोशिका तथा पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। क्लियर? जबकि इसमें देखें, इसके अंदर बात करें, इस विभाजन में मात्र तथा मात्र कोशिका तथा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती। ठीक है? मात्र कोशिका तथा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती। तो इसमें होता क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होता है? पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती, तो होती कितनी है? वो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्लियर? चलो फिर आगे बात करें। ये जो समसूत्री विभाजन है ये एक ही चरण में पूरा होता है ना। यह एक ही चरण में पूरी होती है ना। जबकि इसमें क्या है? ये आपके इस विभाजन में दो चरण पाए जाते हैं। ठीक है? जो इसमें नहीं होती। ये तो क्या है? एक ही चरण में कंप्लीट हो जाता है, जबकि ये 2 चरणों में। ठीक है? तो अब इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। इस विभाजन
में जीन विनिमय की क्रिया होती है, जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो उसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जीन विनिमय नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है मूलभूत, ये इनकी मूलभूत अंतर। और एक और, हाँ लास्ट एक और इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इनमें इस विभाजन से युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये वो विभाजन है ना। तो इस विभाजन में, इस विभाजन के पश्चात युग्मकों का निर्माण होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है भाई, इसमें युग्मकों का निर्माण किया जाता है। क्लियर? तो देखिए, ये हम बात कर रहे थे कि भाई समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो ये मुख्य रूप से इनके अंदर दोनों में अंतर पाया जाता है। वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। एक ही चरण में पूरा होता है, इस पे 2 चरण आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना। 2 चरण कौन कौन से? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। जो कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें जीन विनिमय नहीं होता, इसमें होता है। बट हाँ, यहां इंपॉर्टेंट चीज, इसमें युग्मकों का कहीं पर भी निर्माण नहीं होता, जबकि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां हमारा जो चैप्टर नंबर 10 कोशिका विभाजन वो कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने चर्चा की है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। टॉपिक और वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।